हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहे होंगे कुछ नाम। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ईएमआरएस टीजीटी और पीजीटी में क्वालिफाई करा है। ये मैं नाम आपको दिखा देती हूँ। अनन्या शुक्ला, आशी पांडे, रूपम माहेश्वरी, पूजा नागर, जावेद हुसैन, वैशाली पवार, निधि शुक्ला एंड रेहाना। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ईएमआरएस में और उसमें क्वालिफाई करा है। और उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। और इन्होंने जो है ये मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं इन ये तो। लेकिन आशी पांडे जो हैं वो यूट्यूब की स्टूडेंट है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया है। अभी तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भी बताया है। तो मैं आप लोगों के सामने केवीएस, बीपीएससी और अब तीसरा ईएमआरएस के अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट लेकर आई हूँ। और मैं ये इसलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कि जिससे कि आप लोग भी अगली बार लिस्ट में आपका भी नाम हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका नाम आए ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लिस्ट आए अगले एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं उसमें आपका भी एक जो है रोल नंबर आपका भी हो। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें मैं आपको बताऊंगी। अनन्या शुक्ला ऑलरेडी जो है बीपीएससी में है, मतलब अभी 6 to 8 वाला इसका हुआ है। बड़ी ही इसकी भी एक स्टोरी, बड़ी अलग सी स्टोरी है इसकी। रूपम माहेश्वरी एक मेरी वो स्टूडेंट्स उनमें से है जिसने बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष किया है और आज भी कर रही है। रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी नहीं है अभी बच्ची है, लेकिन रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है। बैठने उठने में बहुत दिक्कत होती है। इस उतनी विपरीत परिस्थितियों में भी इस लड़की ने बहुत सारे एग्जाम्स में असफल होने के बाद फाइनली इस एग्ज़ाम में इसने सफलता पाई है। पूजा नागर, आशी पांडे, आप लोगों ने अगर इनका जो कमेंट है वो पढ़ा भी हो, इन्होंने जो है वो इनका हमने कम्युनिटी पे डाला है इसका कमेंट। आशी का कल इससे मेरी बात भी हुई तो बताया है कि पूरा आप कमेंट जरूर पढ़िएगा आशी का, क्योंकि वो कहता है ना कि जो जब सफल हो जाते हैं तो उन लोगों के चीज़ों को पढ़कर बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड उसने जो है यहाँ पे साफ लिखा है, ऑल्दो शी इज़ ओनली 28 years old, लेकिन शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द लास्ट 7 years एंड कोई सफलता ना नहीं मिली। लेकिन अब उसको बहुत अच्छी जो है सफलता मिली है और आगे भी लड़की जो है और चीज़ों में करना चाहती है। पूजा नागर मेरी यूपीटीजीटी की स्टूडेंट है और इसको जो है इसने इस एग्ज़ाम को निकाला है। और जावेद जो हैं वो हमारे वीडियो बैच के ग्रामर के जो है स्टूडेंट हैं। वैशाली मेरी जो है DSSB की स्टूडेंट है और जब उसने DSSB बैच में लिया था। और वैशाली ने भी एनवीएस का भी दिया था और अब फाइनली इसका जो है ईएमआरएस में हुआ है। निधि शुक्ला, इस लड़की के बारे में मैं आपको बताऊं, ये निधि ने अभी नेट का जो एग्ज़ाम था, नेट का एग्ज़ाम पहली बार में इसने लड़की ने क्वालिफाई करा है बिना किसी उसके कोई, मतलब इस लड़की ने पहली बार में ये एग्ज़ाम जो है नेट का निकाला और ईएमआरएस का भी इस लड़की ने जो है एग्ज़ाम निकाला है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया। अब बाकी तो और बहुत होंगे, हो सकता है धीरे धीरे बताना जो है वो शुरू करें। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। और भगवान उनकी जो है हमेशा उनकी खुशियाँ दिन दुगनी रात चौगुनी जो है वो करे। और एक यही दुआ हमेशा मैं देती हूँ कि जो मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे मुझे पसंद करते हैं, मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मैं पॉजिटिव वाइब्स आप तक भेजती हूँ कि अगला नाम आपका भी जो है वो होगा। एक उज़मा भी है जिन्होंने टीजीटी पीजीटी दोनों निकाला है। तो चलिए इसके साथ ही आज मैं जो करवाने जा रही हूँ आप लोगों को वो है DSSB मेल की जो डेट आ गई है पीजीटी की, उसका मैं प्रैक्टिस सेशन चला रही हूँ। तो वही मेरे क्वेश्चंस अपने लेकर आई हूँ। DSSB टीजीटी का बैच चल रहा है। आप लोग इंग्लिश सूत्रा का कोई ऐप को प्ले स्टोर से, नहीं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया हुआ, एपी के लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है इस पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोर में जाकर आप जो है उसको देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट यू कैन परचेज इट। अगर आपको पसंद आता है तो आप खरीद सकते हैं। यह हमारा कॉम्बो वीडियो बैच है जो DSSB टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी का है। मतलब हमने इसमें कॉम्बो बैच इस तरीके से बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो अलग अलग है, यूपी टीजीटी के वीडियोस अलग सेटल करे हैं, DSSB के अलग है और ग्रामर के अलग है। ये हमारा कॉम्बो बैच है और ये है वीडियो बैच। इसके अलावा DSSB का सिर्फ एक बैच जो है सिर्फ लिटरेचर के लिए। कुछ लोग सिर्फ लिटरेचर पढ़ना पसंद कर रहे हैं तो सिर्फ लिटरेचर का बैच है DSSB के लिए। आपको ये सारे कोर्सेज जो हैं हमारे ऐप पर जो है स्टोर में दिख जाएंगे।
इसके अलावा हमारा DSSB का एक वीडियो बैच भी है। जो लोग लाइव क्लासेस नहीं ले सकते उनके लिए वीडियो बैचेस भी हैं, तो वो वीडियो बैचेस में भी आपको सारे कोर्सेज में नोट्स बुक फॉर्म में मिलते हैं। बुक फॉर्म में नोट्स आते हैं। अब मैं नोट्स का वो दिखाऊं अगर अपना, तो ये मेरे नोट्स की कुछ सैंपल है। ये एक बुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरीके की एक बुक है जो इसमें, बाकी तो काफ़ी सारी किताबें जो है जाती हैं, तो ये एक है सैंपल इसका। तो ये बुक फॉर्म में आपको जो है नोट्स मिलते हैं। चलिए अब इसके साथ ही हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 8 iambic pentameter lines followed by an alexandrine is called rhyme royal, ओटावा रिमा, सोनेट या स्पेंसेरियन स्टेंजा। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। 8 iambic pentameter lines 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि हर लाइन में 10 सिलेबल्स, ठीक है, और 9th लाइन में 12 सिलेबल्स। जो 10 सिलेबल की लाइन उसे कहते हैं पेंटा, और जो 12 सिलेबल की लाइन होती है उसे कहते हैं हेक्सा। और इसी का दूसरा नाम होता है एलेक्जेंड्रीन, ठीक है। 12 सिलेबल की लाइन को 1 से लेकर 8 तक 10 सिलेबल, 9th लाइन में 12 सिलेबल, और उसे जो है क्या एलेक्जेंड्रीन, उसे वो स्टेंजा फॉर्म कौन सी होती है, स्पेंसेरियन स्टेंजा। ये स्पेंसेरियन स्टेंजा किसके द्वारा जो है वो इन्वेंट करा गया, स्पेंसर के द्वारा। स्पेंसर ने अपनी कौन सी बुक में इसको लाया, फेरी क्वीन में। फेरी क्वीन में उन्होंने इस स्पेंसेरियन स्टेंजा को सबसे पहली बार यूज किया था, ठीक है। तो ये है स्पेंसेरियन स्टेंजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सैमुअल पेपीज चीफली रिमेंबर्ड फॉर, ऑटोबायोग्राफीज, डायरीज, ग्रेवयार्ड पोइट्री या सेटायर। सैमुअल पेपीज जो हैं वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने सैमुअल पेपीज का नाम सुना हो तो सैमुअल पेपीज जाने जाते हैं अपनी डायरीज के लिए। सैमुअल पेपीज इज नोन फॉर हिज डायरीज। सैमुअल पेपीज जो हैं वो वैसे तो सैमुअल पेपीज जो हैं वो जाने जाते हैं अपनी डायरीज के लिए। ही इज नोन फॉर हिज डायरीज। और इन्होंने वैसे तो ये जो हैं एक इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट थे। इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट थे, और उनके जो डायरीज है दे आर रिगार्डेड एज द प्राइम, मतलब उनकी जो है मेन सोर्स फॉर द इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड। इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड में उनकी डायरीज मेन सोर्स मानी जाती हैं। सैमुअल पेपीज जो हैं वो डायरिस्ट थे, उनकी डायरीज को पढ़ के एलिजाबेथन एज वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। 1633 से 1703 तक उनका जो काल था, और उसमें जो है उन्होंने डायरीज लिखनी शुरू करी थी। ही बिगेन टू कीप, ही नोन फॉर, ही बिगेन टू कीप फ्रॉम 1660, नहीं 1660 से उन्होंने डायरीज जो हैं वो लिखनी शुरू करी थी, और डायरीज उन्होंने 1669 तक लिखी हैं। हाँ, 1660 से 1669 तक उन्होंने डायरीज लिखी हैं, और इसीलिए उनकी वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से 69 तक उन्होंने डायरीज लिखी। Who wrote the philosophical treatise and essay concerning human understanding? फ्रांसिस बेकन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक या J.S. मिल। ये अभी मैंने पहले भी आपको बताया था। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लिखा गया है, जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट दिया है। टेबुला रासा का मतलब होता है कि मैन माइंड इज अ क्लीन स्लेट। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो क्लीन स्लेट की तरह होता है, एंड ही गॉट एम्पिरिसिज्म, ही गेट्स द नॉलेज ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड थ्रू सेंसेस। तो ये जो है इसमें इस एसे को लिखा है, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज बाय जॉन लॉक, और उन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया है। टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट जो है वो उनके द्वारा दिया गया। Now the next question is, who does the spider represent in Swift's The Battle of the Books? Ancients, moderns, deity of criticism या Dryden? तो इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये बैटल ऑफ द बुक्स जो है ये लिखी गई थी एज एन इंट्रोडक्शन। ये बैटल ऑफ द बुक्स लिखी गई थी ये एज एन इंट्रोडक्शन टू द टेल ऑफ अ टप, a tale of a tub.
ठीक है, ये एज एन इंट्रोडक्शन टू अ टेल ऑफ अ टब लिखी गई थी। ये एक बिटर सेटायर है। द बैटल ऑफ द बुक्स इज अ सेटायर। और ये जो सेटायर है जो इट डिपिक्ट्स अ बैटल बिटवीन, लिटरल बैटल बिटवीन बुक्स इन द किंग्स लाइब्रेरी। किंग्स लाइब्रेरी में ये बैटल दिखाती है, बैटल बिटवीन द बुक्स। बैटल बिटवीन द बुक्स जो है वो ये दिखाती है। और ये जो इसमें बैटल दिखाई गई है, और ये जो है इसमें दिखाया है कि बैटल ऑफ द बुक्स में जो बैटल दिखाई गई है वो किसके बीच में दिखाई गई है, एंशियंट्स एंड मॉडर्न्स के बीच में बैटल दिखाई गई है। तो इसमें जो स्पाइडर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मॉडर्न्स को। आपको पता ही होगा कि जो स्विफ्ट थे जिन्होंने ये लिखी है, स्विफ्ट की है द बैटल ऑफ द बुक्स। ये स्विफ्ट जाने जाते हैं अपने सेटायरिकल स्टाइल के लिए। 18वीं सेंचुरी को वो बिलोंग करते हैं एंड ही इज नोन फॉर हिज सेटायरिकल राइटिंग्स। Now next question is, what is the subtitle of Hopkins poem The Wind Hover? The Wind Hover, G.M. Hopkins की जो पोयम है विंड होवर, उसका सब टाइटल क्या है? टू क्राइस्ट आर लॉर्ड, गॉड्स ग्रेंजर, टू क्राइस्ट द इंस्केप ऑफ अ बर्ड। तो जो हॉपकिंस की पोयम है विंड होवर, उसका जो सब टाइटल है, आप देखिए इसका सब टाइटल क्या होगा। इसका सब टाइटल है दैट इज टू क्राइस्ट आवर लॉर्ड। द विंड होवर, ये विंड होवर क्या है, ये इसका पहले आप ये देखिए, इसका जो सब टाइटल है वो ये है, ये एक सोनेट है, इट्स अ सोनेट। जीएम हॉपकिंस जानते ही होंगे आप, कर्टल सोनेट्स के लिए वो फेमस हैं। टू क्राइस्ट आवर लॉर्ड जो है वो उनके द्वारा मतलब द विंड होवर का सब टाइटल है दैट इज टू क्राइस्ट आवर लॉर्ड। ये एक सोनेट है और ये 1918 तक पब्लिश नहीं हुआ था। और ये पोएम जो है इसमें कॉम्बिनेशन है रोमांटिक फैसिनेशन विद नेचर, रोमांटिक फैसिनेशन विद नेचर विद हिज रिलीजियस फीलिंग्स। मतलब नेचर और उसके अलावा रिलीजियस फीलिंग्स का अमेलगमेशन इसमें देखने को मिलता है। इज द नरेटर इन वदरिंग हाइट्स हीथक्लिफ, लॉकवुड, नेली डीन, लिंटन। हु इज द नरेटर इन वदरिंग हाइट्स? हीथक्लिफ। पहले आप जानते हैं कि विदरिंग हाइट्स जो है वो वर्क किसका है। विदरिंग हाइट्स ओनली वर्क, ये जो वर्क है, ये जो नॉवल है एमिली ब्रॉन्टे का नॉवल है, दैट इज अ नॉवल बाय एमिली ब्रॉन्टे। इट्स द ओनली नॉवल दैट वाज रिटन बाय हर। ये एकमात्र एक ही नॉवल है जो उनके द्वारा लिखा गया है, और ये उन्होंने स्यूडोनिम से लिखा था, एलिस बेल। एलिस बेल स्यूडोनिम से उन्होंने इस नॉवल को लिखा था, एलिस बेल। और क्योंकि 30 साल की उम्र में तो उनकी डेथ ही हो गई थी, एमिली ब्रॉन्टे की डेथ हो गई थी। और ये नॉवल जो है इसमें स्टोरी विद इन अ स्टोरी है, एक स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जिसे कहा जाता है स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जिसे चाइनीज बॉक्स कहा जाता है। स्टोरी विद इन अ स्टोरी जिसको जो है कहा जाता है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं चाइनीज बॉक्स। चाइनीज बॉक्स जो है इसका स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं चाइनीज बॉक्स, जो है स्ट्रक्चर है इसका चाइनीज बॉक्स। और व्हाट इज कॉल्ड चाइनीज बॉक्स और रशियन डॉल स्ट्रक्चर। चाइनीज बॉक्स, ये स्टोरी के अंदर स्टोरी होता है ना, जो एक के अंदर एक के अंदर है, तो इस स्ट्रक्चर को चाइनीज बॉक्स या रशियन डॉल स्ट्रक्चर कहा जाता है। स्टोरी विद इन अ स्टोरी है, किसके द्वारा लिखा गया, एमिली ब्रॉन्टे। स्यूडोनिम क्या है, एलिस बेल। स्ट्रक्चर जो स्टोरी विद इन अ स्टोरी का होता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहलाता है वो चाइनीज बॉक्स या रशियन डॉल स्ट्रक्चर। आपने वो देखी भी होंगी, गुड़िया के अंदर से गुड़िया, गुड़िया के अंदर से, इसको बोला जाता है चाइनीज बॉक्स या रशियन डॉल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इसमें जो क्वेश्चन है, इज द नरेटर इन, इसमें एक्चुअली क्या है, इसको इस तरीके से है, ये लॉकवुड जो है वो नरेटर है, हु टेल्स द स्टोरी ही हर्ड फ्रॉम नेली डीन। तो लॉकवुड इज द नरेटर हु टेल्स द स्टोरी ही हर्ड फ्रॉम नेली डीन। तो जो नरेटर, रियल नरेटर है वो नेली डीन है, इसमें है जो रियल नरेटर है वो नेली डीन है। लॉकवुड उसमें कहानी सुना रहा है, मगर वो कहानी जो उसने किससे सुनी है, नेली डीन से सुनी।
बंद हो गया था बीच में, फिर से शुरू करा मैंने। Now the question is, the essay Quintessence of Ibsenism was written by George Orwell, J.B. Priestley, Thomas Carlyle या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इब्सन को इब्सन को जो जीवंत किया था वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। ये जो एसे है द क्विंटेसेंस ऑफ इब्सनिज्म, ये लिखा गया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। ये एसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया था। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो एसे है ये 1891 में लिखा था। दिस एसे वाज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इन 1891। और इस ये क्योंकि जो ये जॉर्ज बर्नार्ड इब्सन इब्सन जो है एक नॉर्वेयन प्ले राइट थे, हेनरिक इब्सन, जिनका बहुत ही फेमस जो वर्क है वो है डॉल्स हाउस। और इन्होंने इस क्विंटेसेंस ऑफ इब्सनिज्म में उन्होंने जो इंग्लिश सोसाइटी के फ्लॉज को एक्सपोज करा है। और इन्होंने इसमें इब्सन को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में जो है प्रस्तुत किया है, हु स्टैंड्स अगेंस्ट द हिपोक्रिटिकल सोसाइटी। तो क्विंटेसेंस ऑफ इब्सनिज्म, हेनरिक इब्सन नॉर्वेयन प्ले राइट थे, जो नॉर्वेयन प्ले राइट हैं और जिनके बारे में आपको पता डॉल्स हाउस लिखा है, रियलिस्ट जो है एक रियलिस्ट प्ले जो है वो राइटर थे। और उन्होंने जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत इनसे प्रभावित थे। तो इन्होंने लिखा है कि एक्चुअली दिस एसे इज अबाउट पोर्ट्रेइंग इब्सन एज अ कैरेक्टर हु स्टैंड्स अगेंस्ट अ हिपोक्रिटिकल सोसाइटी। Which of Dickens' characters dared to ask for more? Dombey, चॉकमचाइल्ड, ऑलिवर ट्विस्ट या डेविड कॉपरफील्ड? तो डिकेंस का कौन सा कैरेक्टर है? ये आपने कहा कि दे आर लाइक ऑलिवर ट्विस्ट, यू गिव देम वन थिंग एंड दे आस्क फॉर मोर। ये आप लोगों ने एक ये जॉन गॉल्सवर्दी के भी प्ले में ये एक लाइन जो है वो है। तो ये डिकेंस का कौन सा कैरेक्टर है? ये है ऑलिवर ट्विस्ट। ऑलिवर ट्विस्ट जो है ये डिकेंस का एक बहुत ही फेमस नॉवल है, उसका फेमस नॉवल है और वही कैरेक्टर भी है। ये ऑलिवर ट्विस्ट है डिकेंस के कैरेक्टर, जो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, जो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होता है। तो डिकेंस का कैरेक्टर है ऑलिवर ट्विस्ट। या इसका जो है सबटाइटल है द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस, ऑलिवर ट्विस्ट या द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस जो है ये इसका सबटाइटल है। ये सेकंड नॉवल है, चार्ल्स डिकेंस का सेकंड नॉवल है। इसमें कहानी है ऑलिवर ट्विस्ट नाम के एक लड़के की जो ऑफन है और जो वर्कहाउस में काम करता है, जहाँ पर वो और खाना जो है वो मांगता है। मतलब वो उसकी भूख सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो और खाना मांगता है। इसके लिए उसको एक अंडरटेकर के पास भेज दिया जाता है। ये वहाँ से भाग जाता है, लंदन में ट्रैवल करता है और उसके बाद वो बहुत सारे लोगों से मिलता है और अच्छे लोगों से भी मिलता है और बुरे लोगों से भी। तो ये चार्ल्स डिकेंस का सेकंड नॉवल है, दैट इज ऑलिवर ट्विस्ट, और जिसमें जिसका सबटाइटल है द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। तो यहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेसेक्स इज एसोसिएटेड विद द नॉवेल्स ऑफ जॉर्ज इलियट, हार्डी, डिकेंस, डी.एच. लॉरेंस। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आपको पता है कि हार्डी जो हैं वो जाने जाते हैं अपने रीजनल नॉवेल्स के लिए। जैसे इंडिया में जो जाने जाते हैं वो आर.के. नारायण हैं जो मालगुडी के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकन राइटर फॉकनर जाने जाते हैं अपने रीजन के लिए। तो हार्डी जो है उन्होंने एक फिक्शनल टाउन क्रिएट करा था, एक फिक्शनल प्लेस क्रिएट करा था जिसका नाम था वेसेक्स। तो ये है हार्डी। हार्डी, थॉमस हार्डी। हार्डी के बारे में आप लोगों को मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बता देती हूँ। ये एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट है और ये अपने रीजनल नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक सेमी फिक्शनल रीजन जो है वो वेसेक्स क्रिएट करा था साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में, और जो उन्होंने डिस्क्राइब करा है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में, है ना, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में जिसे डिस्क्राइब करा है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ इलियट्स द वेस्टलैंड इज टायरेसिस, मैडम सिसोस्ट्रस, फिशर किंग या द पोएट? टी.एस. इलियट की जो वेस्टलैंड है
ये पोयम 434 लाइंस की पोयम है। इस पोयम को उन्होंने जो है एजरा पाउंड को डेडिकेट किया है। और ये पोयम जो है ना उनका डिसिल्यूजनमेंट दिखाती है वर्ल्ड वॉर का। और इस पोयम में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है टायरेसिस। टायरेसिस जो है वो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है। टायरेसिस जो कैरेक्टर है वो ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो गया। ये पोयम आई थी 1922 में, डिसिल्यूजनमेंट ऑफ वॉर के बारे में बताती है। 20th सेंचुरी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है। ये पोयम क्राइटेरियन और डायल दो जर्नल्स में पब्लिश हुई, इंग्लैंड में क्राइटेरियन में और अमेरिका में डायल द डायल नाम के जर्नल में ये पब्लिश हुई थी। टायरेसिस जो है वो एक ब्लाइंड प्रॉफिट दिखाया है, जो इससे पहले कहाँ से लिया, टीएस इलियट ने, जो होमर के ओडिसी में आया है और सोफोक्लीज के इडिपस रेक्स में। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ कि टायरेसिस जो कैरेक्टर है वो कहाँ से लिया है, कि होमर के ओडिसी में है और जो सोफोक्लीज के इडिपस रेक्स में ये कैरेक्टर जो है वो आया है। तो ये एक क्लासिकल कैरेक्टर है जिसे टीएस इलियट ने अपनी 1922 पोयम वेस्टलैंड में उसको प्रेजेंट किया। वो ही पूरे उसका नैरेटर है। और ये पोयम एक्चुअली डिसिल्यूजनमेंट बताती है। तो ये टायरेसिस के माध्यम से डिसिल्यूजनमेंट को दिखाया गया है। टीएस इलियट कहते भी हैं कि टायरेसिस एक की रोल जो है वो प्ले करते हैं इस पोयम में। और टायरेसिस को एक ब्लाइंड जो है वो उसके प्रॉफिट के रूप में दिखाया गया है। तो मैंने जो आपको इसके बीच में बताया कि ये पोयम जो है 1922 की पोयम है। देयर आर 434 लाइंस हैं। डिसिल्यूजनमेंट ऑफ वॉर दिखाया गया है। टायरेसिस जो कैरेक्टर है टायरेसिस जो कैरेक्टर है वो ओडिसी में और इडिपस रेक्स में दिखाया गया है। हु इज ही इज अ ब्लाइंड प्रॉफिट। तो ये सारे जो मेन पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको इसमें बता दिए। डैश इज द पेन नेम ऑफ मैरी एन इवांस, शैलेट ब्रॉन्टे, ओ हेनरी, वर्जीनिया वुल्फ, जॉर्ज इलियट। मैरी एन इवांस जो पेन नेम है वो किसका है, जॉर्ज इलियट का पेन नेम है। इट्स अ पेन नेम ऑफ जॉर्ज इलियट। ये भी विक्टोरियन नॉवलिस्ट थी। मैरी एन इवांस जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती थी। इन्होंने 7 नॉवेल्स लिखे हैं। एडम बीड उनमें से ही एक इनका नॉवल है। और एक है उनका द मिल ऑन द फ्लॉस, मैगी टलीवर वाला। मिल ऑन द फ्लॉस, एडम बीड, 7 नॉवेल्स इन्होंने जो हैं वो लिखे हैं। विक्टोरियन किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, बिकॉज शी बीइंग अ विक्टोरियन नॉवलिस्ट, शी यूज्ड द pseudonym that is George Eliot. John Osborne's play Look Back in Anger was first performed in the year 1945, 50, 54, 56। जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर एंग्री यंग मैन का जिसने कॉन्सेप्ट दिया था। एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट या किचन सिंक ड्रामा जिसे कहा जाता है, एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी से ही आया था। और ये लुक बैक इन एंगर ये सबसे पहले जो इसको दिखाया गया था ये 1956 में आया था। मेरे बोर्ड ने पहले ही निशान लगा दिया। 1956 में ये नॉवल जो है वो नॉवल कह रही हूँ, प्ले जो है सबसे पहले आया था और रॉयल कोर्ट थिएटर में। दिस प्ले वॉज स्टेज्ड इन रॉयल कोर्ट थिएटर। और ये कहानी है जिमी पोर्टर और उसकी जो वाइफ है अलीसन के बीच में। तो ये जो प्ले है इसमें दिखाया है कि जिमी पोर्टर ही बिलोंग टू वर्किंग क्लास एंड उसकी जो वाइफ है वो अपर क्लास को बिलोंग करती है। जो क्लैशेस हैं वो दिखाए गए हैं। और ये मैंने अभी आपको बताया कि लुक बैक इन एंगर जो है दैट इज इसमें आया था एंग्री यंग मैन का जो हीरो था, एंग्री यंग मैन के रूप में आया था। The theory of mimesis was written by Plato और एरिस्टोटल, होमर या ड्राइडन। मिमेसिस की थ्योरी जो दी है वो दी गई है प्लेटो के द्वारा। और मिमेसिस जो आइडिया है वो ग्रीक आइडिया है। इसका मतलब है कि दैट इट वाज एन आइडिया दैट गवर्न द क्रिएशन वर्क्स ऑफ आर्ट विद कॉरस्पॉन्डेंस टू द फिजिकल वर्ल्ड। यानी कि मिमेसिस का मतलब है कि आर्ट जो है वो वर्ल्ड को कॉपी जो है वो करती है। तो मिमेसिस का आइडिया किसने दिया है, दैट इज गिवन बाय प्लेटो। मिमेसिस का आइडिया दिया गया है प्लेटो के द्वारा दिया गया है। इट इज गिवन बाय प्लेटो।
मिमेसिस को अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो इमिटेशन, आर्ट इमिटेट्स लाइफ। The term objective correlative was introduced by Eliot in the essay Tradition and the Individual Talent, Hamlet and His Problems, The Function of Criticism, The Metaphysical Poets। भाई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का अगर हम मीनिंग समझें तो भाई ये तो आप लोगों ने कई बार टी.एस. इलियट ने ये टर्म जो है वो इसको बनाया है, मतलब इसको इसको अपने एसे में यूज़ किया है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का जो मीनिंग है वो क्या है कि एन आइडिया, मैकेनिज्म, एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को समझिए कि एक अब जो एक पर्टिकुलर इमोशन जो है वो ऑडियंस में इवोक हो, अ पर्टिकुलर इमोशन दैट इवोक्स समथिंग in audience as well. It means whatever the protagonist is feeling, that same theme feeling should be felt by the audience as well. तो ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मतलब अगर प्रोटैगनिस्ट कुछ काम जो है वो कर रहा है, प्रोटैगनिस्ट जिस तरीके का फील कर रहा है, अगर ऑडियंस भी उसी तरीके का फील कर रही है तो उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, अदरवाइज उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। जो टी.एस. इलियट का मानना था कि ये थ्योरी हैमलेट के साथ है कि हैमलेट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है जबकि मकबेथ में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। तो ये जो है कहा गया था भाई, हम ये दिया है टी.एस. इलियट ने ये टर्म यूज़ करी है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, जो कि एसे है 1919 का, 1919 का ये एसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जिसमें उन्होंने ये टर्म यूज़ करी है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म यूज़ करी है। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की डेफिनेशन सुनी हो तो ये है कि अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion। साधारण शब्दों में मैंने आपको ये बताया कि जिस तरीके से अगर आप कोई ट्रेजेडी देख रहे हैं एंड जैसे हीरो फील कर रहा है, इफ यू आर फीलिंग द सेम देन देयर इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, अदरवाइज देयर इज नॉट। तो ये है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये आपको भी पता है ये टर्म उनके द्वारा कॉइन करी हुई नहीं थी, मगर उसे इस टर्म को फेमस टी.एस. इलियट ने बनाया। Horace Walpole's Castle of Otranto is a novel, a picaresque epistolary, गोथिक नॉवल या रियलिस्ट नॉवल। हॉरेस वॉलपोल का कैसल ऑफ ओट्रेंटो जो है वो एक गोथिक नॉवल है, इट्स अ गोथिक नॉवल। ये एक गोथिक नॉवल है। गोथिक नॉवल वो होते हैं रहस्य रोमांच जो है मध्यकालीन युग में सेटल हुए हुए, तो ये एक गोथिक नॉवल है। डैश इज द ऑथर ऑफ अ रूम ऑफ वंस ओन। रूम ऑफ वंस ओन जो है ये वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है और इसमें उन्होंने फेमिनिज्म, एक फेमिनिस्ट राइटर के तौर पर उसमें उन्होंने लिखा है। अ रूम ऑफ वंस ओन इज अ वर्क बाय वर्जीनिया वुल्फ। That Virginia Woolf, who is also known for her stream of consciousness technique, जो stream of consciousness मिसेस डेलोवे नाम के नॉवल में उन्होंने stream of consciousness technique का यूज किया है। In which poem does W.B. Yeats uses the phrase "a terrible beauty is born"? Among school children, The Second Coming, Easter 1916, and Byzantium. And that is Easter 1916। W.B. Yeats की Easter 1916 जो है ये इस पोएम में इन्होंने "a terrible beauty is born" ये यूज़ किया है। और ये एक्चुअली इससे एक मिलती जुलती लाइन जो है वो अलग है, वो जो हमें उसमें सेकंड कमिंग में भी हमें देखने को मिलती है। अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न जो लाइन है दैट इज यूज्ड इन ईस्टर 1916। और सेकंड कमिंग की लाइन मुझे वो याद नहीं आ रही है वो कौन सी लाइन थी, और एक बिल्कुल भी इस समय मुझे वो लाइन मेरे दिमाग से स्किप हो रही है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टेरिबल ब्यूटी, सेकंड कमिंग की जो लाइन थी मैं वो देखना चाह रही हूँ, मैं पोएम ही निकाल रही हूँ वाली सेकंड कमिंग की। ये तो ईस्टर 90 इसकी है, तो सेकंड कमिंग की है जो लाइन है जिसमें भी उन्होंने जो है वो उसके बारे में बताया, क्राइस्ट के बारे में ही बताया है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर। तो ये वाला जो है इसमें ये इस तरीके से था कि
ये इस तरीके से है, ट्रबल्स माई साइट समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, a shape with lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun, is moving its slow thighs while all about it. तो ये जो है सेकंड कमिंग में क्राइस्ट के बारे में बताया, लेकिन जो ये लाइन है अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, ये लाइन जो है वो ईस्टर 1916 की लाइन्स हैं, ईस्टर 1916 की ये लाइन है, दैट इज अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। एक्चुअली ये ना एक रिएक्शन टू द इवेंट्स है ईस्टर राइजिंग के अगेंस्ट, जो आयरलैंड में हुई थी, ईस्टर राइजिंग हुई थी, उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने ये पोएम लिखी थी, जो ईस्टर राइजिंग के, जो ब्रिटिश रूल के दौरान आयरलैंड में ईस्टर राइजिंग हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी? विलियम एम्सन, क्लींथ ब्रुक्स, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स या टी.एस. इलियट या आई.ए. रिचर्ड? विलियम्स एम्सन, इसका जो राइटर है, इसके राइटर हैं विलियम एम्सन, दैट इज 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी के राइटर हैं विलियम एम्सन, जो हैं वो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी के राइटर हैं। और इसमें उन्होंने ये बताया है कि एक जो पोएम होती है उसके वर्ड्स में मल्टीपल जो है वो मीनिंग्स होते हैं, और वो मल्टीपल मीनिंग्स जो हैं वो एक अपनी अलग ब्यूटी जो है वो उत्पन्न करते हैं। तो ये 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी जो वर्क है दैट इज बाय विलियम एम्सन, और उन्होंने कहा है कि पोएम के में वर्ड्स जो है एम्बिगियस होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, और ये इमोशनल रिस्पॉन्स को एनरिच करते हैं। दे आर मल्टीपल मीनिंग्स इन अ पोएम एंड दीज मीनिंग्स एनरिच इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ अ रीडर। डैडी इज अ कन्फेशनल पोएम बाय अमेरिका की कन्फेशनल पोएट जो थी वो थी जो कन्फेशनल पोएट थी वो थी सिल्विया प्लैथ। और ये जो है सिल्विया प्लैथ ने ये जो पोएम लिखी है, ये जैसे इंडिया की कन्फेशनल पोएट कहा जाता है कमला दास को, उन्हें कंपेयर भी सिल्विया प्लैथ से किया जाता है। तो सिल्विया प्लैथ एक कन्फेशनल पोएट थी और उन्होंने ये पोएम अपने फादर के लिए लिखी है। सिल्विया प्लैथ ने ये पोएम लिखी है, डैडी। नाउ द नेक्स्ट वन इज Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences was a paper presented by Structure, Sign and Play जो है लिखा है सस्यूर के द्वारा, नहीं डेरिडा, सॉरी सस्यूर के द्वारा नहीं है, डेरिडा के द्वारा लिखा गया, दैट इज डेरिडा। चलिए ये हुए आज, ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हो गए हैं तो बस मैं आज यहीं पे रोक रही हूँ, बहुत लंबा मेरा वीडियो जो है आज हो गया है, इतने क्वेश्चन समझाने में टाइम बहुत लग गया क्योंकि काफ़ी एक जो है बीच में मैंने पॉइंट्स भी बताए। तो बस आज की जो है वो इसको सेशन को यहीं पर रोकती हूँ, और 20 क्वेश्चंस थे तो समझाने में थोड़ा समय लगा, और इसके आज के सेशन पे मैं यहाँ विदा लेती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे, और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं। और ये मुझे एक्चुअली मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी कि कई बार हम कुछ चीज़ें ऐसे ही कर देते हैं। जब मेरी आशी से बात हुई तब आई गॉट टू नो कि जो वाकई में चीज़ें जो होती हैं वो किस तरीके से लोगों को अफेक्ट करती हैं, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव जो है वो दिशा देती हैं। तो मैं अपनी जो भी लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, जो भी है, मैं सबके लिए ही कहूँगी कि जिस मोटिव से आप लोग पढ़ रहे हैं वो मोटिव ज़रूर पूरा हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।